हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये पीटी 365 का जो इकोनॉमिक्स वाला मैगजीन है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आइए मैं आपको थोड़ा इंडेक्स दिखा देता हूँ। मैंने आपको जो है इसमें से लगभग सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये छठवां वाला जो टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर, ये बचा था और मैं आज इसको पढ़ाने वाला हूँ। और आज की जो इस क्लास के बाद आपका पूरा पीटी 365 जो है इकोनॉमिक्स वाला पूरा वो 6-7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पॉलिटी की मैगजीन कंप्लीट करा दी है, जनवरी वाला मैंने शुरू कर दिया है और मैं भी इन्वायरमेंट का पीटी 365 भी लेकर के कल से आने वाला हूँ। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे जो है एक्सटर्नल सेक्टर और इसको हम लोग पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हमने पढ़ना है कि भारत में विनिमय दर प्रबंधन यानी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया, हमें ये पढ़ना है। पहला जो आर्टिकल है तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि जो भारतीय रुपये है उसका जो सापेक्ष मूल्य यानी वैल्यूएशन जो है अन करेंसीज के माध्यम से, ठीक है, अन करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये का जो भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश हैं उनकी मुद्राओं की तुलना में 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे न्यूज में रही है, इसलिए जो है ये एक्सचेंज रेट में भारत में जो विनिमय दर प्रबंधन है वो सुर्खियों में रहा। तो ये बात क्या कर रहा है कि जो भारत की जो करेंसी है रुपया, ठीक है, रुपया, इसका जो एक्सचेंज रेट है किससे, अन्य करेंसी के मुकाबले, क्योंकि हम लोग अन्य देशों के साथ बहुत सारे देशों से व्यापार करते हैं उनकी करेंसीज में, तो अन्य करेंसीज के मुकाबले जो मेजर पार्टनर्स हैं उनके मुकाबले में हमारी जो तुलना, जो मतलब अन्य जो व्यापारिक साझेदार हैं उनकी तुलना में हमारी मुद्रा 2 साल की उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, ट्रेडिंग पार्टनर्स जो भी हमारे हैं, ठीक है, उनके मुकाबले। तो ऐसे में ये क्यों हुआ है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति अधिक रही है, इसके कारण ऐसा हुआ है। तो ये बात आती है कि करेंसी वैल्यूएशन क्या है। करेंसी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी ने 2022 में इस पर पीवाईक्यू पूछा हुआ है। जो आप देख रहे हैं सामने नीर और रीर, 2022 का पेपर उठाइए, 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्री का, नीर और रीर के बारे में डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक्स से सवाल बने हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि करेंसी वैल्यूएशन क्या होती है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति जो होती है, हमारे यहाँ महंगाई, उसको मापने का तरीका क्या होता है। कीमतें जब बढ़ती हैं तो 2 तरीके से मापते हैं। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को एक तो होता है सीपीआई, ठीक, और एक होता है डब्ल्यूपीआई। 2 तरीके से हम लोग मापते हैं जो महंगाई होती है। ठीक इसी तरह से भारत में जो विनिमय दर है, विनिमय दर का जो यानी कि जो भारत क्या करता है कि कई सारे देशों से व्यापार करता है। जब भारत कई देशों से व्यापार करेगा तो हमारा जो करेंसी है वो उन देशों के साथ, जिन देशों के साथ हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ व्यापार हो रहा है, तो उन देशों के साथ हमारा करेंसी जो है वो उसकी मात्रा क्या है, कितना हमारा जो है करेंसी उनके मुकाबले मजबूत है या कम है, इसकी जो पता लगाने की जो बात होती है, उसी जो है विनिमय एक्सचेंज रेट का निर्धारण उसी से होता है। और उसके लिए 2 मेथड होता है, 2 प्रणालियाँ होती हैं, 2 इंडेक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं नीर और रीर। ठीक है, नीर और रीर, ठीक है। इसमें करेंसीज की जो है उतार चढ़ाव को, करेंसीज की जो मात्रा होती है, कितना एक जो अन्य देशों के जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिन प्रमुख जो हमारे व्यापारिक साझेदार देश हैं जिनके साथ हमारा व्यापार होता है, उनकी करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी की स्थिति क्या है, इसका पता लगाने के लिए नीर और रीर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको जानना है इसमें कि करेंसी वैल्यूएशन क्या होती है। तो यह करेंसी वैल्यूएशन ये होती है कि एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत जो होता है या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, वो क्या बोलती है, करेंसी वैल्यूएशन होती है। यह जो है कि मुद्रा का मूल्य जानने का सबसे आम रूप से एक जो है आम तरीका क्या है, एक्सचेंज रेट, यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या है, उसी से आपके मुद्रा के मूल्य का पता चल जाता है। अब यह मूल्य जो कीमत होती है वो कई सारे फैक्टर्स द्वारा इसको इफेक्ट होता है। जैसे कौन से इफेक्ट, कई सारे फैक्टर होंगे, तो ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी निवेश, मुद्रा की आपूर्ति, इन सारे फैक्टर्स में क्या होती है, ये मुद्रा की जो कीमत होती है और ये मूल्य होता है वो प्रभावित होता है। जैसे कि ब्याज दर जब अधिक रहेगा और ब्याज दर कम रहेगा तो उस वक्त की स्थिति दोनों अलग होगी। मुद्रास्फीति जब अधिक रहेगी या मुद्रास्फीति जब कम रहेगी तब स्थितियाँ अलग ही रहेंगी। पूंजी निवेश जब बढ़ेगा तब अलग रहेंगी और मुद्रा की आपूर्ति सप्लाई जब होगा, लिक्विडिटी जैसी रहेगी, उस हिसाब से मनी के जो है ये कीमतें होती हैं और मूल्य का जो है वो प्रभाव पड़ता रहता है। तो भारत में जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण 2 तरीके से होता है, नीर और रीर। नीर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर का जो फुल फॉर्म है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर का है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप समझो कि नीर क्या है,
ठीक, नीर। तो जैसे क्या होता है कि भारत के साथ, भारत क्या है कि बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है हमारी, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश होंगे, जैसे यूएसए हो गया, ईयू हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, इनकी जो है करेंसीज को हम एक टेबल में लेंगे, ठीक है, इनकी करेंसीज को टेबल में लेंगे। और इसके बाद जब हम इनके जो है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है उनके साथ जो मेजर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, जैसे कि हम कितना व्यापार कर रहे हैं किन देशों के साथ, उनकी ट्रेडिंग जो उनका कितना वॉल्यूम है, जैसे यूएसए के साथ हमारा कितना वॉल्यूम ट्रेड है, उनकी करेंसी क्या है, ईयू के साथ करेंसी क्या है, ठीक है, उसका जो है हम लोग वेटेज निकालते हैं। और उन वेटेज का जो एवरेज होता है वो हमारा होता है नीर, वो एवरेज होता है नीर। वो बताता है कि हमारी जो इन करेंसीज के मुकाबले एवरेज हमारी जो है ये स्थिति है, और हमारी करेंसी जो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसकी स्थिति क्या है इन देशों के जो करेंसीज के मुकाबले, उससे हमारा नीर मालूम चलता है, ठीक है, इनसे हमारा नीर मालूम चलता है। लेकिन अगर इसी नीर में हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, इन्फ्लेशन को भी जो है हम अगर रख दिया, तो वो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाता है, ठीक है। यानी उसमें हम अगर मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को जो है अगर हम उसको शामिल कर लेते हैं, उसके अंतर को भी, तो क्या होता है, ये हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बन जाता है, ठीक है। तो नीर जो है वो करेंसी के जो है स्थिति को जानने के लिए हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारी जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनकी करेंसीज के मुकाबले और उनके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के उसके मुकाबले जो इतने हमारा उसका एवरेज मार्किंग होगा, वो आपका होता है नीर, ठीक है। और इससे मालूम चलता है कि हमारे जो देश की करेंसी है वो इन दो देशों के मुकाबले कितनी मजबूत है या उसकी क्या स्थितियां हैं, इसी पे एक्सचेंज रेट का हमारा निर्धारण होता रहता है, ठीक है। अब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे एक कॉलम बना करके, तो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे जो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो निर्धारित होता रहता है। तो एक्सचेंज रेट के निर्धारण की दो विधियां हैं, जैसे कि इसमें दो विधि हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और ये होता है मैनेज एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैनेज एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें कि एक मुद्रा का जो इस प्रणाली में क्या हुआ कि एक मुद्रा का मूल्य जो है किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं की बास्केट या सोने जैसी वस्तुओं के मूल्य से निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि कोई अन्य मुद्रा होंगी, उनके जो है उनके मुकाबले हम एक बास्केट या सोने के मूल्य जैसे वस्तु से उसका निर्धारण करते हैं। केंद्रीय बैंक जो होगा वो मुद्रा की फिक्स रेट को बनाए रखने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करता रहता है। एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जिसमें क्या होगा कि तैरती या उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जिसमें मुद्रा की जो एक्सचेंज रेट होगा वो मार्केट की जो शक्तियाँ होती हैं, फोर्सेस होती हैं, उसके आधार पे, मार्केट के आधार पे जो है वो निर्धारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और आपूर्ति की शक्ति द्वारा ये निर्धारित होता रहता है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या होगा, केंद्रीय बैंक जो होगा एक्सचेंज रेट के स्तर को प्रभावित करने के लिए डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ध्यान देना इस बात को, ठीक है, इस अंतर को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली जो होती है जहाँ पे मुद्रा का जो मूल्य होगा वो मुख्य बाजार से, जो बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन बैंक क्या करेगा, कभी कभी जो है एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी देने के लिए वो वहाँ पे हस्तक्षेप कर देगा। अब कुछ अन्य प्रमुख जो आर्थिक घटक होते हैं जिनका एक्सचेंज रेट पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कुछ आर्थिक स्थितियां होंगी, आर्थिक घटनाएं होंगी जिसका एक्सचेंज रेट पे प्रभाव पड़ेगा, तो कौन सी होगी, मुद्रास्फीति होगी। जैसे अगर मान लो कि अधिक मूल्य वाली जो मुद्रा होगी उसका आयातित वस्तुओं सेवाओं की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान कर सकती है, ठीक है। ये बात है कि आप समझो, जैसे कि अधिक मूल्य वाली जो मुद्रा होगी, ठीक है, अधिमूल्यन वाली यानी अधिक मूल्य वाली मुद्रा जो होगी वो क्या करेगी, आयातित वस्तुओं सेवाओं की लागत कम करेगी, ठीक है, लागत को कम करके मुद्रास्फीति क्या करेगी, वो कम करने में योगदान देती है। ब्याज दरें भी होती हैं, ब्याज दरें क्या करती हैं कि जो स्थानीय मुद्रा की मजबूती होती है उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, वो ब्याज दरों का जो है वो उसको कम कर देगा, ठीक। अब इससे क्या होगा, जिससे हमारा जो है निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। आर्थिक समृद्धि भी होती है। अगर मान लो कि अगर मजबूत मुद्रा भले ही मुद्रास्फीति कम करे, लेकिन यह क्या होता है कि सिर्फ ये समग्र आर्थिक विकास में इससे कमी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, निर्यात में निर्भर क्षेत्रों के विकास को कम कर सकती है। व्यापार को आप देखो, व्यापार में यह कि देश की जो मुद्रा मजबूत होने से क्या होता है, व्यापार घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या होगी, वो महंगी हो जाएगी, और कम होकर के महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका जब महंगी चीज़ें होंगी तो उसका डिमांड कम होने लगेगा, ठीक है। और आयातित वस्तुएं क्या होती हैं, वो सस्ती होने लगती हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए वो आकर्षक हो जाती हैं, जैसे चाइना का हो जाता है, ठीक है। पूंजी प्रवाह भी होता है। एक मजबूत मुद्रा क्या करती है, अधिक जो है FDI को आकर्षित करती है, ठीक, ये बात भी है, क्योंकि इससे हाई रिटर्न मिलने की आशंका होती है, आशंका नहीं होती, संभावनाएं होती हैं, ठीक है, ये बात है। अच्छा, ग्रेसर का नियम यह है कि अगर मतलब एक निश्चित एक्सचेंज रेट प्रणाली को अगर अपनाएंगे, फिक्स जो है, अगर फिक्स नहीं मतलब एक निश्चित प्रणाली अपनाएंगे, तो जो बैड मनी होगी ना वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देगी, ठीक।
ऐसे में जो मुद्रा का मूल्य होगा वो बाजार मूल्य पर कम पे होगा और वह मुद्रा चलन से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा जो अधिक मूल्य वाली मुद्रा होगी अगर वो चलन में रहती है तो उसे खरीदार नहीं मिलते हैं। ये ग्रेसर का नियम बोलता है। ये बात को आपको ध्यान देना, बेसिक इकोनॉमिक्स है ये। विदेश व्यापार नीति 2023, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 को, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को अधिसूचित किया है। ठीक है, इसको अधिसूचित किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। केंद्र सरकार द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। यह जो है सिद्धांत क्या बताता है इसमें कि हमें जो है अनुकूलित सेवाओं की निरंतरता यहाँ पे, यानी इस पर आधारित है। इसमें व्यापार की जो आवश्यकता है उसके प्रति जवाबदेही बनाई गई है और जो निर्यातक हैं उनके साथ विश्वास और साझेदारी जैसे सिद्धांतों को यहाँ पर जगह देकर के इसको अपनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 था, इसमें इसको क्या था कि कोविड-19 महामारी और जो अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य थे, जैसे वक्त रूस यूक्रेन युद्ध और अनेक प्रकार की जो वैश्विक स्थितियाँ थीं, उस वक्त के कारण जो है इसको 23 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो है इस दौरान क्या हुआ था, भारत का जो निर्यात है अपने हाई स्तर पहुँच गया था। अब इसमें सुधार की ज़रूरत थी, इसमें अधिसूचित करना था इसको। तो जो है यहाँ पे नई जो है विदेश व्यापार नीति को अपनाया गया, अधिसूचित किया गया। तो नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके 4 स्तंभ है, जिसमें प्रोत्साहन से लेकर कर छूट सभी चीज़ें शामिल की गई हैं। अधिक से अधिक व्यापार सुविधा को बात की गई है, जिसमें ऑटोमेशन यानी कि प्रौद्योगिकी को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर के इसमें व्यापार सुविधा दी जाएगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया जाएगा। निर्यातकों को, राज्यों को, जिलों को, जो विशेष क्षेत्र हैं जो उभर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करना, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों का विकास करना। ठीक है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निर्यात, स्कॉमेट जो है, इनके निर्यात को सुव्यवस्थित करना। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे स्कॉमेट के में जो वस्तुएं आती हैं। ठीक है, इस माध्यम पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा इन चीज़ों पे। और जो निर्यात केंद्र होंगे, एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में जिलों का विकास किया जाएगा। इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक्सपोर्ट का ठीक, एक्सपोर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जिससे क्या होगी कि हमारे एक्सपोर्ट जो है उसमें बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि यहाँ से बढ़ेगी। तो ये बात है। अब भारत का जो व्यापार प्रोफाइल है उसको हम लोग समझते हैं। व्यापार प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे तो चीज़ें क्या होंगी कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप समझो वित्त वर्ष 2016 का देखते हैं। ठीक है, कुल व्यापार निर्यात जो कर रहा है भारत। ठीक है, यहाँ से आप समझो कि वित्त वर्ष 2022 में कितना 55% का बढ़ोतरी हुई। और अगर हम 2016 के मुकाबले 23 को देखें तो 74% की वृद्धि हुई है। 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत ने निर्यात किया है। ठीक है, जो व्यापार संतुलन है वो देखो आप, तो कुल व्यापार घाटा आप देखो, इसमें देखो आप, जैसे कि वस्तु व्यापार घाटा, ठीक है, सेवा व्यापार घाटा। ठीक, सेवा व्यापार जो है अधिशेष है यहाँ पे, ये क्योंकि इसको जो अधिशेष है, जो यूनिक होता है उसको थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे यूबीपीएससी फोकस करता है ऐसे एरिया को। आप समझो इसमें देखो ये क्या है, जो भी आपका इसमें बैगनी कलर का है ना, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की बात की गई है, और जो येलो कलर का है वो 22 और 23 की बात की गई है। तो यहाँ समझो वस्तु व्यापार में हमें जो है घाटा हो रहा है। ठीक है, घाटा हो रहा है क्योंकि आप समझो कि हमारा जो है कहीं ना कहीं वित्त वर्ष 2021-22 में और इसके मुकाबले जो है उसके 22-23 में कहीं ना कहीं जो है स्थितियाँ क्या हैं कि हमारी अधिक हुई हैं, लेकिन ये घाटा बढ़ा है। ठीक है, घाटा ये बढ़ रहा है। और अब इसके साथ साथ सेवा व्यापार का अधिशेष देखो, क्योंकि ये बना हुआ है लगातार। ठीक है, सेवा में सर्विसेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है हम कहीं ना कहीं इसमें अधिशेष की स्थिति में हैं। ठीक है, यहाँ हमारा जो है सरप्लस है, लेकिन कुल व्यापार घाटा आप देखो तो हमारा जो है वो बढ़ा है। ठीक है, आप वित्त वर्ष 2021-22 को देखो और 22-23 को देखो तो जो घाटा है, व्यापार घाटा, वो 83 से 122 डॉलर तक पहुंच चुका है, बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। ठीक है, तो ये बात है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन हम सेवा व्यापार अधिशेष में हैं। ठीक है, ये इसको हमको ध्यान देना है। अच्छा, निर्यात के लिए जो भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन का जो है मूल्य तक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना है। ये आपको ध्यान देना है इसमें। जैसे आप नेट जीरो को याद करते हैं, उसी तरह भारत का जो है जो ये व्यापार के सेक्टर में, निर्यात के सेक्टर में 2030 तक हमें ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि $2 ट्रिलियन का जो है वह वस्तुओं सेवाओं का हमें निर्यात करना है। भारत की जो प्रमुख शीर्ष वस्तुएं हैं जो निर्यात करनी होती हैं वो कौन सी हैं, तो पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चावल है, रसायन है और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स हैं। ये 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, पेट्रोलियम। ठीक है, शीर्ष निर्यात वस्तुएं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तीसरा जो है चावल, तीसरा चावल है। चौथा रसायन है और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्या है, 5वें स्थान पे है। तो इस क्रम को भी आपको देखना है, जरूरी है।
अब आती है इस बात पे यूपीपीसीएस, इस पे बहुत फोकस करता है, इस वाले टॉपिक्स पे यूपीपीसीएस और बीपीएससी तो समझो कि इस पर रिलाई करते हैं। ठीक, तो भारत क्या है, जिन देशों से सबसे अधिक आयात करता है उसका क्रम देखो आप। भारत कहाँ सबसे अधिक आयात करता है, तो चाइना से करता है, ये सबको पता है। यूएई दूसरा नंबर पे है, यूएसए तीसरा नंबर पे है, रसिया जो है चौथे पे है। ये क्रम को ध्यान देना है कि चाइना, यूएई, यूएसए, रसिया। ठीक है, और लेकिन भारत जिसको निर्यात किसको करता है सबसे अधिक, तो आपको समझो यूएसए को करता है, सबसे अधिक यूएसए को करता है, दूसरे नंबर पे यूएई को करता है, तीसरे पे कौन है, नीदरलैंड, और चौथे पे कौन है, चाइना। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा चौथे स्थान पे है, और लेकिन जब आयात में आते हैं तो हम लोग पहले स्थान पे हैं। ठीक, ये बात है, क्योंकि अभी ध्यान दें कि अब जो ये आंकड़े 2022 के हैं, 23 वाले भी आंकड़े आए नहीं हैं वार्षिक संकलन, तो अभी हो सकता है कि बाद में आए, तो इसमें मैगजीन में आएगा तो कवर की जाएंगे। ठीक है, तो अब आता है कि अब जो फ्री ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अपनाई गई 2023 में, इसमें कई सारे पहल की गई हैं। तो इन पहलों को इसमें समझना, पहला पहल है कि व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता, FTP 2023, ट्रेड फैसिलिटी, जो FTP यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें क्या अपनाई गई हैं, किस इस पे बात की गई है। तो कौन सी पहले, इसमें कौन कौन सी पहले शामिल की गई हैं, इसको हम लोग समझेंगे। 3 आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग के लिए कौन सी पहले शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति की गठन की गई है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। ये समिति की जो गठन हुआ था, आप समझो कि पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि जो WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2017 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है, इसको बनाया था, इसका लागू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सीमाओं के पार, मतलब जो कि अन्य देशों में जो लाल फीताशाही है, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेसी संबंधी, जो क्लियरेंस संबंधी जो भी मुद्दे आते हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार से आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दे हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है, उन मुद्दों को हल करना है। और हमें क्या करनी है कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में वस्तुओं की जो सुगम आवाजाही है, हमें आवाजाही को सुनिश्चित करना है। तो इसी के जो कार्यान्वयन के लिए व्यापार सुविधा पे राष्ट्रीय समिति बनाई गई है। इसी जो आपका ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, इसी को करवाने के लिए यह क्या है, इस समिति जो है ये करेगी क्या कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसका कार्यान्वयन करेगी और उसको संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए, यानी कि उसको सरल बनाने के लिए और इसको लागू करने के लिए कार्य करेगी। ठीक है, अब एक आता है कि व्यापार महानिदेशालय जो है, विदेश व्यापार निदेशालय, DGFT, इसने कुछ पहले शुरू की हैं। ठीक है, तो DGFT क्या करता है कि निर्यात में और आयात में ये एक सहायक के रूप में या जो कन्वीनर के रूप में, समन्वय के रूप में ये कार्य करता है। ठीक, अलग अलग जो निर्यात परिषद होंगे, व्यापार होंगे, उनके निकाय होंगे, उनके साथ परामर्श करेगा और उनके साथ जो है ये समन्वय यानी सहायक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो है कुछ पहल शुरू की। निर्यात बंधु योजना किसने शुरू की है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। निर्यात बंधु योजना क्या है कि इससे जो है नए और संभावित निर्यातक होंगे, उनको सलाह देने के लिए निर्यात बंधु योजना शुरू की गई है। ठीक, अब एक आएगा इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यातक कोड, EIEC जारी करना। EIEC क्या है, किसी भी निकाय को 10 अक्षरों की एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या दी जाएगी, जिसमें आयात गैर निर्यात के लिए, जैसे आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यात कोड होगा, उस कोड को दी जाएगी, आयात निर्यात गतिविधियों के लिए अनिवार्य होगा। अब तीसरा जो होगा मूल स्थान का ई प्रमाण पत्र, यानी ई सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन, ECOO। ठीक है, ये दी जाएगी। ये COO प्राप्त करने के लिए क्या है, एक ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी, ECEO। ठीक है, ECO में क्या होगा, विशिष्ट संख्या होगी। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, सत्यापन के लिए QR कोड की तरह काम भी करेगा। और इसके बाद इस पॉलिसी में एक बात और की गई है, टाउन ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE। अब टाउन ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी कि जो निर्यात उत्कृष्टता शहर हैं, वो किस लिए चुने गए हैं, निर्यात उत्पादन केंद्रों के विकास और समृद्धि के लिए। ठीक, 700 करोड़ रुपए का अधिक जो उत्पादन करने वाले जो शहर होंगे, उनको टाउन ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम सीमा इसके लिए 150 करोड़ रुपए है। और इसके साथ क्या है कि स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के मानदंडों का युक्तिकरण, यानी कि यहाँ पे क्या है कि स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट क्या होगा, ऐसे जो एक्सपोर्ट्स फॉर्म होंगे उनको बिजनेस लीडर के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने क्या करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अच्छे प्रदर्शन किए रहेंगे और देश के व्यापार में जो है योगदान दिए रहेंगे, उनको क्या किया जाएगा, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट का जो है ये दिया जाएगा। ये जो है विदेश व्यापार नीति जो है इसके तहत ये जारी करने का पहल की गई है। इसके प्रमाण पत्र का महत्व क्या होगा कि भारतीय जो निर्यातक होंगे उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ये विश्वास
विश्वसनीयता बढ़ेगी और कस्टम क्लियरेंस में प्रायोरिटी मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है दूसरा वाला इसमें कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव बाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, यानी इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन कुछ के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं। जैसे कौन सी है कि निर्यात हब के रूप में जिला के पहल। ठीक है, यहाँ जो निर्यात हब के रूप में जो है ये किसको बढ़ाया जाएगा, जिलों को। ठीक है, तो कैसे कि यहाँ पे होगा, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो राज्य होंगे और जिला स्तर होंगे, उस पर कई सारे कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने जो है यहाँ पे स्टेट का जो है स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो है और जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया है। ठीक है, सरकार ने अब करेगी क्या ये, तो आप समझो कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाएगी। ठीक है, जिस तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। अब उसमें सेवाओं की जो है चिन्हित सेवाओं, उसकी ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, डिजाइन होगी, मार्केटिंग होगी, इस पर चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और जिलों में जो होगा एक्सपोर्ट संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है जिससे, और इन सारे कार्यक्रमों में समन्वय भी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के तहत जिलों को जो है क्या किया जाएगा, निर्यात के हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां से निर्यात को जो है अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कैपिटल गुड्स EPCG योजना चलाई जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कैपिटल गुड्स। पहले बात समझ लो कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कि समझो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उन वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन होते हैं जिसपे क्या मतलब समझो आपकी कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। पहले इसको स्पेशली मान लो कि कोई एक सेमीकंडक्टर जो है, ये सेमीकंडक्टर का एक हब बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निर्यात होगा, तो इसके लिए क्या होगा, एक मशीनरी चाहिए, पूरा एक जो है एक इकोसिस्टम चाहिए, जो कि आपका एक लैब टेस्टिंग होगा, तमाम चीज़ें होंगी, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा। ठीक, एक वहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा। दूसरा जो होगा यहाँ पे एक ऑफिसेस चाहिए, तमाम जो ये क्या है आपका, ये उससे एलाइड सर्विसेज हैं जो कि उसके लिए इसेंशियल हैं। और इन सर्विसेज का जो निर्माण होगा वो कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो है किसी भी वस्तुओं का निर्माण के लिए, सेवाओं के लिए, उत्पादन के लिए क्या है कि आवश्यक संयंत्र हैं, मशीनरी उपकरण है, और इनका निर्माण जो होता है वही होता है। यही वस्तु क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती हैं, क्योंकि ये पूंजी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आप समझो कि इन्हीं का जो है पूंजीगत वस्तुओं का जो आयात है उसको सुगम बनाने के लिए, ठीक है, और उनका बेहतर तरीके से उत्पादन करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कैपिटल गुड्स EPCG योजना का जो है शुरुआत की गई है, सुगम इसका बनाने के लिए। ठीक है, अब इस पे आयात के लिए जो है कस्टम जो शुल्क लगता है वो उसको 0 कर दिया गया है। मतलब इस योजना के तहत अगर कोई पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है तो कस्टम क्लियरेंस जो होगा तो वहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक, इससे क्या होगा, भारत की जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ावा मिलेगी। ठीक, अब पात्रता कौन होगा, तो आप समझो इस योजना के तहत जो होगा उन विनिर्माताओं, निर्यातकों को, व्यापारी निर्यातकों को, सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें जो है DGFT द्वारा जो है कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, जनरली कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। DGFT जिसको कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो है मान्यता देगा, उनको जो है EPCG योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और उनकी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की जो है वो शुल्क नहीं लगेंगी। ठीक, तो यहाँ बात की जाइए। अब एक बात यहाँ पे आता है कि एक विनिर्माता निर्यातक है और व्यापारी निर्यातक है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है और एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है। तो जो व्यक्ति स्वयं विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करेगा और निर्यात करने का इरादा रखता है उसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्टर। जैसे मान लो कोई बिस्कुट की कंपनी है, ठीक है, उसने बिस्किट बनाई और तुरंत वो अपने आप ही जो खुद बेच रहा है। दूसरा है कि व्यापारी नियोजक। ठीक है, अब वो क्या है कि व्यापार से वो व्यक्ति जो है व्यापार संबंधित गतिविधियों के साथ क्या है कि अन्य जो है निर्यात वस्तुओं के निर्यात में संलग्न है तो उसे व्यापारी निर्यातक होंगे। मतलब वो अपने अन्य व्यापार गतिविधियों को और अनेक सारी निर्यात वस्तुओं का जो है वो क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, तो उसे जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलेंगे। ठीक, तो ये बात है। अब आता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट को यहाँ पे निर्यात संवर्धन इकाइयाँ बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है, निर्यात संवर्धन इकाइयाँ का निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, विदेशी जो आय है विदेशी मुद्रा में उसकी वृद्धि की जाएगी, उसके निवेश के लिए आकर्षण किया जाएगा, रोजगार सृजन किया जाएगा। और पात्रता क्या है, वे इकाइयाँ जो अपने वस्तु सेवाओं का संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करती हैं उन्हें जो है एक्सपोर्टर प्रमोशन यूनिट के तहत ये इसको माना जाएगा और यही जो उसके लिए पात्र होंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप समझ लो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, योजना हो। ठीक है, इसमें आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना है। इसमें ट्रेडिंग इकाइयाँ नहीं आती हैं। ठीक है, एक बात ध्यान देना, ट्रेडिंग इकाइयाँ नहीं होगी।
तो ये चीज़ है। एक होता है डीम्ड एक्सपोर्टर। डीम्ड एक्सपोर्टर क्या होता है कि आप समझो कि उन लेन देन को मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट वो होता है उन लेन देन को जो एक संदर्भित करता है जिसमें क्या होगा कि जो निर्यात की गई वस्तु होती है वो देश से बाहर नहीं जाती है। ऐसी आपूर्ति के लिए क्या होता है, भुगतान या तो भारतीय रुपये में होगा या विदेशी रुपये में होगा, मतलब वे बाहर नहीं जाएगी। ठीक, ये बात चीज़ है। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत क्या है कि वस्तु को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जा सकता है जिसके पास मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस होगा। ठीक है, यानी अगर मेरे पास समझो कि अगर ये डीम्ड एक्सपोर्टर्स वो होते हैं, एक्सपोर्ट्स वो होते हैं जिसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली जो है बाहर बेचने के लिए अनुमति नहीं है, आपको भारत में जो है घरेलू तौर पे बेचना है, और जो इसके पास लाइसेंस होगा वो उन मूल वस्तुओं का निर्यात करेगा। ठीक है, आयात करेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब डीम्ड निर्यातक क्या होते हैं? डीम्ड निर्यातक होते हैं खरीदार डीम्ड आयातक कहलाता है, ऐसा विक्रेता। ठीक, जो ऐसा विक्रेता डीम्ड निर्यातक है और खरीदार क्या डीम्ड आयातक कहलाता है जिसके लिए खरीदार के पास इंपोर्ट लाइसेंस जरूरी होता है। ठीक, उद्देश्य क्या होगा कि घरेलू जो विनिर्माता है उसको अवसर देना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। तो ये चीज़ें हैं। अदर इनिशिएटिव बाई FTEP जो 2023 है, इसके साथ कौन सी जो अदर इनिशिएटिव ली गई हैं, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया गया है जिसमें निर्दिष्ट क्षेत्रों को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा व्यावसायिक अवसंरचना के लिए केंद्र बनेंगे और ये जो है क्रॉस बॉर्डर जो ई कॉमर्स गतिविधियों के लिए सुविधाएँ देंगे। ठीक, इसको PPP मोड में स्थापित किया जाएगा और यहाँ से समझो कि निर्यातकों के लिए जो है बहुत सारे लाभ अर्जित करने की जो कार्य करेंगे, जिसमें कि प्रमाणन परीक्षण और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी निर्यात के लिए, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग भी मिलेगा और साथ साथ जो है बाजार तक पहुँच को भी मिलेंगी और वित्तीय सहायता भी मिलेंगी। पोस्टल रूट से ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे डाकघर केंद्रों को यहाँ पे एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में संचालित किया जाएगा और जो विदेशी डाकघर केंद्र हैं उनके साथ मिलकर हब एंड स्पोक मॉडल की तर्ज पे इसको काम किया जाएगा। इससे सीमा पारी जो ई कॉमर्स निवेश है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो हब एंड स्कोप मॉडल क्या है उसको थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। हब एंड स्कोप मॉडल जो आप देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है कि एक हब है, ठीक है, वो सेंटर में रहेगा। ठीक, अब ये हब है, अब इससे क्या है कि इससे जुड़े हुए जो भी एलाइड सर्विसेज होंगी, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हब एंड स्कोप मॉडल पे साथ ये काम किया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देखो तो जो विदेशी डाकघर केंद्र होंगे या डाकघर केंद्र होंगे देश में, वो क्या करेंगे एक हब के रूप में कार्य करेंगे और यहीं से क्या होगा अदर जगहों पे एक्सपोर्ट होता रहेगा। ये हब एंड स्कोप मॉडल यही है। ठीक है, तो इसमें छूट से कुछ योजनाएं दी गई हैं, जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन AA, यानी यहाँ पे क्या है AA के तरफ जो होगा आयात होगा उसको निम्नलिखित भुगतान को छूट दी जाएगी। जैसे बुनियादी सीमा शुल्क हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, सारे जो ड्यूटीज़ लगती है वो छूट मिलेंगी। ठीक, यहाँ एक मेन चीज़ जो ध्यान देना है आपको वो इस पर देना है कि यहाँ पे स्कॉमेट जो है, स्कॉमेट क्या है कि विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण प्रौद्योगिकियाँ होती हैं, स्कॉमेट होती हैं। स्कॉमेट में आता है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या होती हैं, इसमें जो कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, जिसमें दोहरे उपयोग की वस्तुओं का विनिमय, यानी क्या है कि इसमें आप समझो कि स्कॉमेट होती हैं कि स्पेशल केमिकल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे। तो इसमें बात की जा रही है जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें बात की जाएगी दोहरे उपयोग की वस्तुओं का विनियमन, यानी कि हाल ही में क्या है कि भारत ने स्कॉमेट सहित जो सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के जो दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं और परमाणु संबंधी जो वस्तुएं उसके निर्यात को जो क्या है रेगुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, रेगुलेट किया है। यह कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशंस हैं और जो लाइबिलिटीज है उसके तहत जो है वो बहुत सारे बहुपक्षीय जो निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है उसके तहत जो है उन्हीं की सूचियां और दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके अगर अनुमति मिलती है तो निर्यात की अनुमति दी जाती है। इस कॉमेट की सूची क्या है, भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है, नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है। इसमें क्या है, यह सूची क्या है, यह सूची जो है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल जो रीजिम है और कन्वेंशंस हैं उनके अनुरूप बनाई गई है। ठीक है, इस कॉमेट वस्तुओं की। ठीक, अब इन्हें जो है इस कॉमेट जो वस्तुएं हैं उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं आप समझो, पहले इसको देख लो, आप खुद ही मालूम चलेगा कि ये कितने महत्वपूर्ण जो होती हैं। इसका जो एक्सपोर्ट प्रतिबंधित होता है, लेकिन अगर इसकी अनुमति मिलेगी तो फिर इसका जो है निर्यात होगा। ठीक है, तो परमाणु सामग्री है, इससे जो अन्य उपकरण तकनीक है, विषाक्त रसायन, सूक्ष्म सजीव जो है या विषाक्त पदार्थ हो गया, सामग्रियों का प्रसंस्करण या अन्य जो उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजीज हैं, जीरो श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले परमाणु अनुरूप उपकरण, एरोस्पेस सिस्टम और उपकरण,
उनसे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी, युद्धक सामग्री सूचियाँ होंगी, युद्धक सामग्री की विशेष जो आपका प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये आरक्षित हो गई। इनके लिए जो है ये बताया गया कि लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण कौन है, डीजीएफटी है, तो कई सारे कहीं परमाणु ऊर्जा विभाग है, कहीं पे जो है डीडीपी है यानी कि रक्षा उत्पादन विभाग है, ठीक है। तो ये सारे जो क्या करते हैं, अगर ये अनुमति देंगे, लाइसेंस देंगे, तो फिर क्या होगा कि जो है इसका आयातित होगा। इस कॉमेंट सूची के तहत होगा आयातित वस्तुओं का जो है निर्यात की अनुमति नहीं होती है, निर्यात की अनुमति नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे एक बात है, एक चीज़ है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, निर्यात की अनुमति नहीं। तो अगर ये लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण अगर अनुमति देंगे तो फिर क्या होगा, ये जो है कि अगर सरकार इसका अलाउ करेगी तो फिर जो है इसका निर्यात होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यहाँ पे विशेष छूट मिलेगी, अनुमति मिलेगी तो होगा निर्यात। तो ये बात है। भारत का जो है मुक्त व्यापार समझौते पे आते हैं हम लोग, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूएई के साथ जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए हैं, मंजूरी दे दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीआईटी, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके साथ साइन किया गया हमारा, तो यूएई के साथ हमारा जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आप बीआईटी को ऐसे समझ लो, एक देश ए है और एक देश बी है, ठीक है। यहाँ जो होगा, यहाँ कंपनियाँ होंगी और यहाँ के जो नागरिक होंगे, मान लो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया बी में, ठीक। तो बी के साथ हमारा जो है इसी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए हम एक समझौता कर लेते हैं और इन कि हमारे जो है आपके जो भी इन्वेस्ट किए गए हैं इनकी एसेट की आपकी रक्षा करनी है, आप पे यहाँ पे जो है इसको प्रेफरेंस देना है। ये सारे जो पारस्परिक समझौते होते हैं इन्वेस्टमेंट की रक्षा के लिए, वही होते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो है टीटी, ठीक है, बीआईटी। तो एफटीए क्या है, एफटीए एक प्रकार की संधि होती है दो देशों के बीच में जो व्यापार बाधाएं होती है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। इसमें वस्तुओं सेवाओं को शामिल रहता है एफटीए में, ठीक है। अभी हाल ही में अभी आपको पता होगा ईयू के साथ हमारा जो है एफटीए साइन होने के एकदम कगार पे हैं और हम लोग साथ कर भी लिए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ फाइनलाइज भी हो गई हैं, तो हम लोग जल्द ही जो है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो एफटीए होता है वो इसमें समझो कि एफटीए देश क्या करते हैं, एफटीए में बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इन्वेस्टमेंट है, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीतियों में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। आप समझो एफटीए के लिए विश्व व्यापार संगठन का जो मूल सिद्धांत है उसके विपरीत एफटीए एक जो है भेदभावपूर्ण प्रणाली है, लेकिन आप समझो कि एफटीए क्या है, विश्व व्यापार के तहत मान्य है, ठीक। अब अगर आपको समझो कि एफटीए तभी प्रवेश कर पाएगा कोई देश जब वो डब्ल्यूटीओ के जो समझौते हैं कुछ प्रावधान जो हैं उन शर्तों का पालन करता है। तो एफटीए के प्रकार आप समझो कि एक है इकोनॉमिक यूनियन, यानी इसमें क्या होता है कि जो देश होते हैं वो क्या करेंगे, अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को एकीकृत रूप से उसको जो है संचालित करते हैं, ठीक है। एक दूसरा होता है कॉमन मार्केट, एफटीए के प्रकार यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रकार। कॉमन मार्केट ये होता है कि समझो कि सीमा शुल्क जो होता है संग एक ही रूप होगा, मुक्त आवाजाही होगी किसकी, लेबर की और जो होगी और पूंजी की, ये मुक्त एक कॉमन मार्केट हो जाएंगे। कस्टम यूनियन होता है कि जो कस्टम मतलब होता है कि जो सदस्य देश होंगे वो क्या करेंगे कि मतलब सीमा जो शुल्क संघ होगा ना उसके तहत जो सदस्य देश होंगे वो क्या करेंगे कि जो गैर सदस्य देश हैं उनके साथ हमारा जो है प्रसंग जो बाहरी जो एक्सटर्नल प्रशुल्क होता है उसको बनाए रखते हैं, लेकिन आपस में जो होगा वो कस्टम जो होगा उनका क्लियरेंस एकदम मुक्त आवाजाही के लिए होता है, ठीक है। मुक्त आवाजाही मतलब कस्टम क्लियरेंस होगा लेकिन उसके लिए शुल्क नहीं लगता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर समझो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, जो सदस्य देश होंगे मुख्य रूप से जो व्यापार की जाने वाली वस्तुएं होंगी उस पर कोई भी सीमा शुल्क और जो गैर प्रशुल्क जो बाधाएं होती है उसको खत्म करते हैं या कम कर देते हैं। यहाँ पे गैर प्रशुल्क जो है बाधाओं को भी, नॉन बैरियर टैरिफ को भी, ठीक है। तो ये समझो। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें जो भागीदार देश होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उत्पाद होंगे सिर्फ प्रेफरेंस के मतलब जो भी प्रेफरेंशियल उत्पाद होंगे उनके लिए प्रशुल्क जो दर होगा यानी कि जो टैरिफ होगा उसको कम करने पे सहमत हो जाते हैं। तो ये 4-5 प्रकार हैं जिसमें कि जो इकोनॉमिक यूनियन है, कॉमन मार्केट है, कस्टम यूनियन है, एफटीए है और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, पीटीए। भारत द्वारा किए गए एफटीए क्या है, भारत ने कई देशों के साथ जो है 13 एफटीए साइन किए हैं जिसमें कि ब्लॉक्स में शामिल, अभी ईयू के साथ आएगा आर्टिकल नेक्स्ट वाले जो फरवरी वाले मंथ की मैगजीन में आ जाएगा, जिसमें जो शामिल है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये सब साफ्टा जो है ये सारे क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं जहाँ से हमारा निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में जो है इनोवेटिव डिजाइन किया गया, भारत ने पहली बार यूएई के साथ जो है एफटीए के दायरे में डिजिटल व्यापार को शामिल कर दिया है। भारत जो है हाल ही में इनोवेटिव डिजाइन भी कर रहा है जिसमें डिजिटल व्यापार को एफटीए के साथ शामिल कर दिया गया, किसमें, यूएई के साथ, ठीक।
जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको जो है समाधान करने की बात की गई है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो है सेवा सेक्टर पे फोकस कर रहा है, जो व्यापार समझौते हो रहे हैं, जिसमें नेचुरल जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनकी जो है उनको वर्गीकृत किया जा रहा है, उनको जो है प्रेफरेंस दी जा रही है। और भारत आसियान जो है FTA की बात जो है समीक्षा करने पे मंजूरी जताई गई है। हाल ही में कुछ घटनाक्रम है। अब आता है ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स। WTO ने अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें जो बढ़ते बिखराव और विखंडन की बात की, यानी कि जो भी व्यापार हो रहा है उसमें बिखराव विखंडन हो रहा है और शिकायतों में लगभग कई सारे 9 गुना वृद्धि हुई है 2015 से 2022 के बीच में, इसलिए न्यूज़ में है ये। तो ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? व्यापार संबंधी बाधाएं होती क्या हैं कि ऐसी नीतियां, ऐसे एक्सचेंज की जो विनियमन की और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स की बात होती है, जिसमें क्या होगा कि टैरिफ, कोटा, लाइसेंस, इन सारी चीज़ों को जो है अपनाया जाता है और ये क्या करती हैं कि व्यापार को हतोत्साहित करती हैं। ठीक है, व्यापार को हतोत्साहित करती हैं, व्यापार के संबंध में बाधाएं होती हैं, इसलिए इनको ट्रेड बैरियर माना जाता है। ट्रेड बैरियर नाम ही आपको पता है कि ट्रेड को बैरियर मतलब ट्रेड के संबंध में जो है एक बैरियर है। ठीक है, तो व्यापार में समझो कि एक होता है टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, टैरिफ बैरियर में समझो कि जो टैरिफ बैरियर ये है ऐसा कर जो कि आयातित उत्पादों पर लगाते हैं। ठीक है, टैरिफ बैरियर क्या होगा? सरल शब्दों में देखें तो टैरिफ बैरियर एक प्रकार का टैक्स है जो क्या होगा? आयातित उत्पादों पर लगाया जाएगा और इस टैक्स के कारण क्या होगा कि जो उत्पाद की लागत होगी वो बढ़ जाएगी और जो लागत बढ़ेगी उसका वहन कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। ठीक है, उपभोक्ता करता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होगी? नॉन टैरिफ बैरियर जो होती है वैसे टैरिफ होती हैं, ऐसे पॉलिसीज होती हैं जो किसी भी देश में आयात को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि नॉन टैरिफ बैरियर जो है, ठीक है, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं वे जो है व्यापार के समक्ष एक तरह से आयात को जो है, इसमें आयात को मुख्यतः जो है वो हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, आयात को इसमें क्या है कि अंकटाड ने और जो UN का व्यापार विभाग है जो अंकटाड, उसने क्या किया? 16 प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर को वर्गीकृत कर दिया। इसमें बहुत सारे शामिल, जिसमें कि एक है तकनीकी बैरियर, जिसमें कि आप बहुत सारे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय हैं, गैर तकनीकी बैरियर्स हैं और निर्यात संबंधी उपाय हैं। इसको वर्गीकृत किया 16 प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर को। तो भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो भारत का जो 80% व्यापार है वो किसी न किसी जो है नॉन टैरिफ बैरियर के अधीन है। भारत से जो निर्यात किए जाने उत्पाद हैं वो हाई नॉन टैरिफ बैरियर का सामना कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में जो चाय है, जैसे क्या है कि आप समझो यूरोपियन यूनियन में आप अगर कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे चाय है, तो चाय पे या पशु उत्पाद पे, डेयरी पे इतना चेकिंग है, उसके स्टैंडर्ड है, मेजर्स हैं, उसके मानक इतने हाई लेवल पे हैं, उसमें इतनी छटनी होती है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। ठीक है, तो ये नॉन टैरिफ की यूरोपियन संघ में जो भी चाय होती है, बासमती चावल होगा, पशु उत्पाद होगा, रसायन, इस पे बहुत ज़्यादा ये लोग पचड़ा करते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट करना एक तरह से समझ लो कि दीवार में सर मारना जैसी स्थिति होगी। इतना प्रकार का ये बैरियर पैदा कर रहे हैं भारत के लिए। जापान को, भारत आप देखें उन्हें कि 80% जो व्यापार है वो भारत का नॉन टैरिफ बैरियर के तहत है। यानी कि आप ऐसे उपाय किए जाएंगे, ऐसे मेजर्स। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे दूं कि भारत, मान लीजिए आपने चाय का एक्सपोर्ट किया यूरोप में, इंग्लैंड में, वहाँ क्या होगा कि वहाँ उसके उच्च मानक एकदम डिफाइंड है। आपके चाय पत्ती में इतना स्तर इसका होना चाहिए, इसका केमिकल का इतना स्तर होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब तमाम उसके जो है उसके कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। उसमें आपका पैकेजिंग कैसा है, उसका लेबलिंग कैसा है, उस पर प्रमाणित है कि नहीं, सर्टिफिकेशन कैसा है, तमाम तरह के बैरियर्स इसमें उत्पन्न किए जाएंगे। अगर नहीं होगा तो उसके माल का आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। जापान के जो निर्यात करते हैं तिल के बीज, झींगा, दवाइयाँ, ये सब चीज़, परिधान वगैरह भी। चाइना को जो निर्यात करते हैं मांस, मछली, डेयरी औद्योगिक उत्पाद, इस पर भी बैरियर है। और USA में जो है, USA में अभी हाल ही में फल और झींगा जो है ये सब उत्पाद होता है, तो इस पर भी बहुत सारे जो है विवाद में रहा था हाल में, जिसमें कि जो है बहुत सारे जो है इस पर स्टैंडर्डाइजेशन का जो है आरोप लगा करके बात की गई थी। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक भारत का सिरफ था, सिरफ जो है बताया गया इतना हो हल्ला मचा कि भारत का सिरफ जो है वो जानलेवा है। ठीक है, वो क्या था? एक प्रकार से उसमें जांच, अब भले बात हो सकता है उसमें कुछ सच्चाइयाँ हो, पर जो भी हो, पर इसमें एक तरह से क्या हुआ कि भारत में नेगेटिव प्रचार हुआ, बहुत सारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगा करके उस सिरप को बैन कर दिया गया देशों में। ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी ज़रूरतें ये ऐसी हैं कि उसको जो है आखिर आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि भारत की जो 80% व्यापार है वो कहीं ना कहीं नॉन टैरिफ बैरियर का सामना करे, इसलिए भारत का जो निर्यात है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिपोर्ट आई है अंकटाड। ठीक है, व्यापार और विकास पे जो UN सम्मेलन है अंकटाड ने, इसने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। व्यापार और विकास रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो आपको ध्यान दे देना है कि अंकटाड ने जारी किया है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो UNGA की जो स्थापित एक क्या है कि अंतर सरकारी निकाय है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत सहित 195 देश जो हैं ये क्या है इसके सदस्य हैं। तो इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.4 रहने का अनुमान है और भारत का जो ग्रोथ रेट है जो जीडीपी का जो है आर्थिक समृद्धि दर वो क्या है आपका कि 6.2% रहेगा। ठीक है, 6.2% रहेगा। तो जो ये 4 सेक्टर में जो अंकटाड काम करता है कौन कौन सा, व्यापार और विकास में, निवेश और जो इंटरप्राइजेज में, ठीक है, उद्यम में, प्रौद्योगिकी नवाचार में, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और विकास संबंधी नीतियों में कार्य करता है। जो विकासशील देश होते हैं उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद भी करता है। व्यापार, निवेश, वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है और संधारणीय जो विकास है, समावेशी विकास से विकासशील देशों में उसको प्रोत्साहित करता है। अंकटाड की कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी हैं। तो यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस जो हो इस बात पे फोकस जरूर करते हैं कि जो अंकटाड होंगे, WTO होंगे, वर्ल्ड बैंक होंगे, WB, IMF हो गया, ये सारे जो रिपोर्ट्स जारी करते हैं ना, इन रिपोर्ट को पूछता है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, फिर मतलब वो वन लाइनर में स्टेटमेंट दे देता है। तो उसको ध्यान देना है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट किसने जारी किया, अंकटाड ने। ठीक है, अंकटाड ने। ठीक, उसके बाद कुछ अन्य रिपोर्ट में जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गया। बहुत लोग तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को IMF मार के चले आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मार के चले आते हैं, ये गलती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को ध्यान देना है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट को भी ध्यान देना है, और मैरीटाइम से ट्रांसपोर्ट हो गया या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट्स हो गया, ये सारी रिपोर्ट्स अंकटाड ही जारी करती है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब आता है हम लोगों का विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व व्यापार संगठन। जो WTO है वो न्यूज में क्यों रहा है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसके बाद जो है हम लोग अपना इसके WTO के अन्य कार्यों के, अन्य समझौतों के बारे में समझेंगे। तो भारत ने WTO की जो अपीलेट बॉडी है उसमें जो यहाँ पे एक जो निकायों के खिलाफ जो भी मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं किसी भी फैसले के खिलाफ, उसको बोलते हैं अपीलेट बॉडी। तो WTO की जो अपीलेट बॉडी है उसमें विवाद निपटान निकाय का एक जो फैसला आया था उसके खिलाफ हमने अपील किया है, भारत ने किया है। इस वाले आर्टिकल को मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी है। तो भारत ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी समझौता था, इसके तहत अपनी जो जीरो टैरिफ की प्रतिबद्धता थी इसमें उल्लंघन किया है, इस फैसले में कहा गया था। इसी के खिलाफ भारत ने जो है अपीलेट बॉडी में जहाँ पे अपील कर सकते हैं वहाँ पे भारत ने इसको अपील किया है। तो WTO में मान लो कोई विवाद पहुँचता है तो उसके लिए कैसे शिकायत का निपटान होता है पहले उसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमें WTO को समझना तो है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो WTO क्या है कि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विनियमन है, नियम बनाने के लिए एकमात्र जो है वैश्विक मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है, व्यापार की वार्ता को हमें सुविधाजनक बनाता है और जो भी समझौते होते हैं व्यापार संबंधित उसका क्रियान्वयन करता, निगरानी करता है और व्यापार विवादों को निपटाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जो नियम हैं इनका आयोजन जो है वो 1987 से लेकर 1994 तक हुआ था। फिर इसके बाद मार्केट समझौते हुए, फिर गैट के स्थान पे जो है WTO को लागू यहाँ पर लाया गया। ठीक, तो आपको ध्यान देना है WTO, और यह जो है 1 जनवरी 1995 से जो है कहीं ना कहीं ये अपने कार्य में आया। ठीक, तो भारत इसमें सदस्य देश देखते हैं तो 164 सदस्य देश हैं भारत सहित। ठीक, और यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद जानते हैं कि जो WTO है उसमें विवाद का निपटान कैसे होता है। तो समझो कि आप 2 तरीके हैं, एक तो पक्षकार, दूसरा ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से या अधिनिर्णय के माध्यम से जो होते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स नहीं, मतलब एक तरह से जो निकाय होते हैं, बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे। तो पक्षकार क्या होगा कि द्विपक्षीय विचार विमर्श होगा, यानी कि 2 पक्ष होंगे, वहाँ पे परस्पर विचार विमर्श होंगे, सहमति बन जाएगी तो समाधान हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वहीं पे हो गया। नहीं हुआ तो फिर जो है अधिनिर्णय के माध्यम से सुनवाई होगी, पैनल बनेगा और अपीली निकाय का रिपोर्ट भी जहाँ पे लगेगी। तो इसके आधार पे 2 तरीके हैं। तो मान लो कि विवाद निपटान की प्रक्रिया कैसे होगी, 3 चरण में। जैसे पक्षकारों के बीच में विचार विमर्श हो गया, अगर दोनों पक्षकार के विचार विमर्श में अगर हल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, उनमें से कोई जो होगा अगर हल में करने में सक्षम नहीं है या फिर जो है तो WTO का जो विवाद निपटान पैनल है वो गठित करने के लिए कोई पक्ष मतलब उसको WTO से आग्रह करेगा। ठीक, तो विवाद निपटान पैनल क्या करेगा, निर्णय देगा। अब इसी निर्णय को जो है रिपोर्ट कहा कि इसके खिलाफ अपील कहाँ, मान लीजिए कि जो इसके खिलाफ निर्णय गया वो चाहे तो अपील कर सकता है, कहाँ पे, अपीली निकाय में, WTO के। ठीक है, अपीली निकाय में। तो भारत ने इसी अपीली निकाय में जो है चुनौती दी है जो अपने खिलाफ फैसला आया है। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। तो USA ने जो है अब USA कैसे प्रभावित करता है, तो सवाल आपसे पूछा ना मेंस में, कई बार पूछा हुआ है, जिस पर IR होगा, IR में पूछा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो वैश्विक संस्थाओं को प्रभावित कर रहा है, या फिर जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे UN हो गया, WTO हो गया, ये क्यों निष्प्रभावी साबित हो रही हैं, प्रभावी साबित नहीं हो पा रही हैं।
तो आप समझो कि अमेरिका ने अपीली निकाय में नियुक्तियों को रोकने के लिए जो है, रोकने के कारण क्या हुआ है कि अपीली निकाय कामकाज कई सारे जो है कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई सारे निकायों में जो है इसने क्या किया, अमेरिका जो है लगातार दखल देता है। अभी हम लोग समझेंगे कैसे जो है अपनी करेंसी को भी जो है डॉलर को किस प्रकार से उसका यूज करके मैनिपुलेट करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। नीचे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और देश एकजुट भी हो रहे हैं। अब उसकी सुधार की बात भी चल रही है, IMF में भी सुधार की बात की जाएगी, तो अभी देखेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसने अभी क्या है कि अपील निकाय में नियुक्तियों को रोका है, लटकाया हुआ है। इससे जो है इसका कामकाज प्रभावित भी हो रहा है। अब निर्णय का कार्यान्वयन होता है। अगर मान लो कि अगर कोई हारने वाला पक्षकार निर्णय को लागू करने में विफल रहा तो कार्रवाई की जाएगी आगे की अवमानना की कार्रवाई होती है। अवमानना नहीं होगा, मतलब ऐसे ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भी की जाए, ठीक है। तो WTO के कुछ प्रमुख समझौते होते हैं। जैसे कौन कौन से समझौते होते हैं, तो अभी जिस पे बात की जाएगी ना, वो जिस पे भारत के खिलाफ जिस पे सुनवाई किया गया है वो की गई है सूचना प्रौद्योगिकी समझौता। तो कुछ प्रमुख समझौते ये हैं कि आप समझो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, जनरल गेट्स है यानी गेट्स एग्रीमेंट इन ट्रेड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ट्रिम्स एग्रीमेंट है, फिर एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल ट्रिप्स समझौता जो है, और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये सारे समझौते हैं WTO के, जो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण के समझौते के रूप में कार्य करते हैं। तो अभी एक बात समझो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है, निवेश समझौता। तो इसको ये क्या है कि जो विकासशील देश हैं और सबसे कम जो WTO सदस्य जो विकसित हैं उनके द्वारा एक समूह 2017 में लॉन्च किया गया ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है कि विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट की सुविधा है वो क्या हो कि बहुपक्षीय समझौता तैयार करें, और जिससे निवेश और व्यापार में माहौल को शामिल सुधार होगा। और ये क्या करेगा कि बहुपक्षीय समझौता जो है वो क्या करेगा कि जो है इन्वेस्टमेंट की जो सुविधा है उसको समान रूप से उपलब्ध कराने की बात की जाएगी। यहाँ पे भारत इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में। अभी हाल ही में एक न्यूज़ और रहा, इसको मैंने PT 365 उसमें क्या बोलते हैं मंथली मैगजीन में कवर किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिकी सीनेट है ना, उसकी समिति ने चीन का विकासशील देश के दर्जे को समाप्त करने की कानून को मंजूरी दे दी है, ठीक। अब यह कानून क्या करेगा, एक अमेरिकी नीति का मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक, जिससे अब अमेरिकी पॉलिसी ये हो जाएगी कि चीन को एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं करके बल्कि उसको विकसित देश के रूप में मार करेगी। क्यों किया गया, क्योंकि अब चीन काफ़ी टक्कर दे रहा है अमेरिका को। कानून का दावा भी किया गया है कि चीन को अब एक विकासशील देश नहीं माना जा सकता। हालांकि जो अगर देखा जाए तो ये आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए कि WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है, ठीक। इस कारण से क्या होगा कि जो सदस्य देश होंगे स्वयं ही घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो विकसित हैं, विकासशील देश हैं। और UN ने भी इसको कोई घोषणा नहीं की, इसीलिए जो है अमेरिका अपनी मनमानी करके इसने कर दिया। अब विकसित देश मान रहा है चाइना को, विकासशील भी नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये बात है आपको। 6वां वाला आर्टिकल है डी-डॉलराइजेशन यानी विडॉलरीकरण। यानी कि विडॉलरीकरण क्या है कि अगर मान लो अपनी जो है कोई देश अगर मान लो आरक्षित रिजर्व मुद्रा है या एक्सचेंज का जो माध्यम है या यूनिट ऑफ अकाउंट है, इसके रूप में जब अमेरिकी डॉलर पे यानी अपनी आयात निर्यात में अमेरिकी डॉलर पे निर्भरता कम करके अन्य करेंसियों की ओर बढ़े, ठीक है, उसे बोलते हैं विडॉलरीकरण। यानी कि डॉलर के आधार पे डॉलर के बजाय कोई और जो है ये रास्ता अपनाना, ठीक है, ये विडॉलरीकरण है, ठीक। तो वैश्विक मुद्रा के कुछ निर्धारक होते हैं, जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था होना, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता होना। आपको ध्यान देना इसको, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको थोड़ा सा मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में है और पूंजी खाते में जो है पूर्ण परिवर्तनीयता है कि नहीं है। दोनों स्थितियों को बताइएगा, पूंजी खाते में और चालू खाते में, ठीक है। ये आप बताइए कि भारत में किस में पूर्ण परिवर्तनीयता है और इस SS तारापुर समिति जो है, ठीक है, SS तारापुर समिति किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा जरूर कमेंट करिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जवाब इसका देंगे आप लोग, ठीक है। तो और एक चीज़ होती है कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, ये भी वैश्विक मुद्रा के निर्धारक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और स्वीकार्यता और विश्वास तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई भी मुद्रा को कोई स्वीकार और विश्वास तभी करेगा जब उस पर उसका विश्वास बनाने के लिए उसके पास जो है अर्थव्यवस्था खुली है, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता रहे और राजनीतिक आर्थिक स्थिरता रहे, ठीक। तो डॉलर को रूप में स्वीकार करते हैं आयात निर्यात में लोग, लेकिन जब कोई देश डॉलर को अस्वीकार करके अन्य मुद्राओं की तरफ बढ़े तो उसे जो है
विडॉलरीकरण करते हैं, अपनी निर्भरता कम करते हैं। तो हाल ही में न्यूज में क्या हो रहा है कि ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स में कौन से, ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नई मुद्रा विकसित करेंगे कौन, ब्रिक्स देश। ठीक है, अब ब्रिक्स देश का मुद्रा का उपयोग क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होगा, सीमा पार व्यापार, उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या है कि भारत और मलेशिया जो है भुगतान के अन्य माध्यमों के अलावा जो है भारतीय रुपए में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं भारत और मलेशिया। ठीक है, ये बात को ध्यान देना, भारत और मलेशिया जो होंगे वो भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डी डॉलराइजेशन की तरफ में एक बहुत बड़ा कदम देखा जा रहा है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, आप समझो। एक हो गया कि ट्रेड का जो है ना ये सस्त्रीकरण, यानी कि आप समझो कि ट्रेड को एक प्रकार से, अब जब देश एक दूसरे पे भौतिक रूप से या सैन्य रूप से हमला नहीं कर सकते, जैसे चाइना और अमेरिका अगर लड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, डिटरेंस है। डिटरेंस को मैंने समझाया भी था एक बार। ठीक है, ये तो युद्ध कर नहीं सकते, रसिया और अमेरिका युद्ध कर नहीं सकते क्योंकि दोनों के पास परमाणु शक्ति संपन्न है। दोनों के पास ये भय कि अगर युद्ध किया जाए तो काफ़ी लॉस होगा। अगर जो आईआर के स्टूडेंट है, जो इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, वो जानते होंगे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस की थियरी आई थी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस की थियरी जो बताती है कि जिस तरह से देशों में आर्थिक निर्भरता बढ़ती है तो जो युद्ध होते हैं, भौतिक युद्ध जो होते हैं, जिस प्रकार से शस्त्रों का युद्ध होता है, वो उसकी जो है संभावनाएं कम होने लगती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात की जा रही है, तो वो क्या है कि अब ये इसी में एक विकल्प ये खोज लिया कि जो व्यापार है उसका वार हो। इसी तरह से जिससे चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चला, तो जिस तरह से देशों में प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि कई सारे देशों को स्विफ्ट का जो अभी जो प्रणाली है, जिससे कि जो पूरे विश्व में अंतर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट प्रणाली, जिससे अन्य देशों में जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रोक बाहर कर दिया गया। तो इससे कई सारे ट्रेड में समस्याएं आती हैं, जैसे कि यूक्रेन जब युद्ध हुआ तो रसिया पे ये सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, अब नई अर्थव्यवस्थाएं जो उभर रही हैं, ठीक है, तो इसने जो है ये अपनी मुद्राओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, तो इनका लाभ मिलना चाहिए। विविधता बहुत सारी फैल रही है, विविधता होगी तो बहुत सारे जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर दबाव कम पड़ेगा। और अमेरिका क्या करता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेरफेर तो कर ही देता है, ठीक है, निजी लाभ के लिए। तो इससे क्या होता है कि अन्य देशों को नुकसान होता है। तो भारत के जब विडॉलरीकरण होगा तो भारत को लाभ क्या मिलेगा, तो वैश्विक जो वित्तीय व्यवस्था है ना पूरे ग्लोबल तौर पे, तो उसमें जो जोखिम है उसमें कमी आएगी, निर्यात में जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ऋण प्रबंधन बेहतर तरीके से हो जाएगा, उधार लेने की लागत हमें कम आएगी, विदेशी निवेश आकर्षित करने में आसानी भी हो जाएगी, और मौद्रिक नीति को और फ्लेक्सिबल हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो भारत अपने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या क्या कर रहा है, तो वो चीज़ को देखो। और अभी कुछ अन्य जो न्यूज़ हैं उसको हम लोग देखते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, तो आप समझो कि भारत जो है रुपए को अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है मजबूत बनाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए रुपए में सीमा पार जो है उधार की बात की गई है। अब रुपए में जो है ये मूल्यवर्गित या मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई 2014 से। क्या है, कॉर्पोरेट को, जो भारतीय कॉर्पोरेट्स हैं, विदेशों में जो है रुपए में ये बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, मूल्यवर्गित जो बॉन्ड या मसाला बॉन्ड यूपीएससी पूछ भी चुका है, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, मसाला बॉन्ड्स अभी आप जानते हो कि 2014 से जो भारतीय कॉर्पोरेट्स होंगे वो भारतीय विदेशों में जो है रुपए में ये बॉन्ड जारी करेंगे, मूल्यवर्गित बॉन्ड यानी मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है रुपए में सीमा पार उधार, यानी कि इसकी बात कर रही है। व्यापार में जो रुपए में व्यापार विनियमन बात की जाए, जैसे कि 2022 में जुलाई में आरबीआई ने जो वोस्ट्रो खाता है उसके माध्यम से, वोस्ट्रो पे इस पर नोट्स भी मैंने भेज चुका हूँ आपको, जो टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे उनको नोट्स हैंड रिटन इस पर मिला होगा। मैंने एक पेज का जो है वोस्ट्रो अकाउंट पे भेजा हुआ था, ठीक है, नोट्स। तो इसके माध्यम से रुपए में व्यापार के लिए रूपरेखा जारी कर दी थी। करेंसी स्वैप की बात कर रही है भारत जो है रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ाने के लिए 2018 से 23 करेंसी स्वैप समझौते पर जो है सहमति कर दी है। ठीक है, अन्य उपाय भी यहाँ पे कुछ किया गया है। तो भारत क्या कर रहा है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जो है ये अन्य सारे उपाय जो हैं ये किए हुए हैं, और ये जो है मसाला बॉन्ड वगैरह जो इसने करेंसी स्वैप वोस्ट्रो अकाउंट जो है शामिल किया। कुछ अन्य जो पहले हैं विश्व ने किए हैं, तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट पे ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस का प्रस्ताव भी दिया। ठीक, अमेरिकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके ये अफ्रीकी जो इंटर अफ्रीकन जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम को प्रस्तुत किया था टारगेट 2 को, जिससे क्या हुआ कि ये यूरो में वित्तीय लेन देन और ट्रेड को सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये बातें हैं।
अब आती हैं कि रेमिटेंसेस, इसको तो मैंने पढ़ा भी दिया है, बहुत बार पढ़ा दिया रेमिटेंसेस को। तो न्यूज़ में क्यों रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने, ये न्यूज़ जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, यानी कि निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना, ये शीर्षक है, टॉपिक है। इसी से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। ठीक है, ये इस बैंक का रिपोर्ट का नाम क्या है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना। ठीक है, ये बात है। तो पहली तो बात तो ये समझो कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रेमिटेंस पढ़ लेते हैं, रेमिटेंसेस का महत्व देख लेते हैं। तो रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि जो विदेश में रहते हैं लोग, जो विदेश में कमाने जाते हैं भारत से, और मूल देश में जो अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, उसी को बोलते हैं विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस। ठीक है, तो कैसे होता है? अब मैंने आपको बताया भी था इसी मैगजीन में कि वायर ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली होती है, ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, इन सारे माध्यम से यहाँ पे पेपाल होता है, गूगल एप्पल पे होता है, गूगल पे होता है, इनके माध्यम से जो है हम लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो अब यहाँ पे डेटा है, डेटा ये है कि 2022 में जो रेमिटेंसेस का शीर्ष पूंजी प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत है। पहले नंबर पे कौन है? भारत है। दूसरे पे कौन है? मैक्सिको। तीसरे पे चाइना है रेमिटेंसेस प्राप्त करने में। ठीक, अब जीडीपी के रूप में अगर देखा जाए कि मैंने टोटल जितनी हमारी जीडीपी है 100%, उसमें कितना परसेंट हमें रेमिटेंस से मिल रहा है, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो आप समझो ताजिकिस्तान पहले पे है, टोंगा दूसरे पे है, लेबनान तीसरे पे है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, भारत में जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट मिलता है? तो भारत में जो भारत की जीडीपी है उसका 3% जो है वो क्या है? रेमिटेंस से आता है। लेकिन जो शीर्ष 3 जीडीपी के जो परसेंटेज ग्रुप में रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं वो कौन है? ताजिकिस्तान, टोंगा और लेबनान। डेटा को ध्यान दीजिएगा। और जो राज्य है भारत में सबसे अधिक रेमिटेंसेस किस राज्य में आ रहा है? तो सबसे अधिक रेमिटेंस आ रहा है महाराष्ट्र में, दूसरा पे केरला में, तीसरे पे तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान देना इसको भी। अच्छा, भारत में जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें से किन देशों की सबसे अधिक भागीदारी है? तो यूएसए की सबसे अधिक भागीदारी है, दूसरे नंबर पे यूएई, तीसरे पे यूके की। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो रेमिटेंसेस की जो ये आपने देख लिया, इसका महत्व ये है कि जीडीपी को बढ़ाते हैं, जीडीपी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखना भारत का 3% रेमिटेंस के रूप में आता है। व्यापार घाटा जब बढ़ता है ना तो रेमिटेंसेस सहारा बन जाते हैं। अच्छा, ये क्या है कि अब जो है जो परिवार की जो प्रयोज्य आय होती है, ये अब उसके साथ क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें रेमिटेंसेस से अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ती है। प्रयोज्य आय मतलब होती है कि प्रयोज्य आय मतलब ये होगी कि हर जो व्यक्ति होगा उसका इनकम, अगर कोई आय में इनकम टैक्स को माइनस कर दे तो वो होगा आपका डिस्पोजल इनकम। ठीक है, परिवार की या व्यक्ति की जो आयकर कटौती होती है तो उसके बाद जो खर्च करना होगा वो बचाएगा या फिर उसको खर्च करेगा तो आपका क्या होगा? डिस्पोजल इनकम होगा, प्रयोज्य आय होगा। तो ये क्या होती है? बढ़ती है रेमिटेंस से। ठीक, तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, भारत जो रेमिटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए एक्सटर्नल फाइनेंस का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ये भी ध्यान देना कि जो सेवाओं का निर्यात है उसके बाद रेमिटेंसेस क्या है? एक्सटर्नल जो वित्त पोषण का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि रेमिटेंस जो है यानी सर्विसेज का जो निर्यात हम लोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग इसमें क्या है? सरप्लस की स्थिति में सर्विसेज की। तो सर्विसेज की जब सरप्लस है तो वहाँ से बाहरी जो पैसा हमें आ रहा है। दूसरे स्थान पे क्या आता है हमारे यहाँ एक्सटर्नल फंडिंग का? तो वो आता है रेमिटेंसेज से। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं हम लोग रिपोर्ट पे। तो जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है तो यहाँ बताया गया है कि ग्लोबल रेमिटेंस में, ठीक है, विश्व में 860 बिलियन डॉलर भेजे जाने का अनुमान है, जो कि 2022 की तुलना में 3% अधिक है। जो लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्री, उनमें जो है रेमिटेंसेज जो है काफ़ी अधिक मिल रहा है, 660-70 बिलियन के डॉलर के आसपास। और इसमें आप समझो कि 2023 में भी जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, उसमें एफडीआई और जो आधिकारिक विकास ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स है उसकी तुलना में रेमिटेंस जो है वो सबसे अधिक विदेशी स्रोत से फाइनेंस का माध्यम बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ को जानना। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, दिसंबर वाली मैगजीन में मैंने इसको पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब आता है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जारी किया है, तो विश्व बैंक को पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीएससी से यहाँ से सवाल बने हैं तो ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसमें 4-5 जो है 4-5 इसमें जो है इसमें प्रमुख जो बैंकेज हैं, संघ हैं, निगम्स हैं, वो उसको मिलाकर उसको विश्व बैंक कहा जाता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, ये क्या है? वैश्विक विकास सहकारी संस्था है, 189 देश है इसमें।
दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक के रूप में काम करता है, जो मध्यम आय और उधार प्राप्त करने के लिए लो मीडियम इनकम वाले कंट्री उनको ऋण देना, गारंटी देना, जोखिम प्रबंधन करना और कंसल्टेंसी सर्विसेज देना इसका काम है। दूसरा आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट एसोसिएशन, एडीए आईडीए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक का हिस्सा है। दुनिया के जो सबसे निर्धन देश है उनकी मदद करता है। 1960 में इसको स्थापित किया गया था और जीरो इंटरेस्ट रेट पे कर्ज देता है, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ये करता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय जो है वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर, ये क्या करता है, विश्व बैंक की जो है निजी क्षेत्र की संबंधी शाखा है, जो अपने कार्यक्रम के जरिए वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करती है। चौथा जो है मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है जो है, ये ध्यान देना इसको। यह विकासशील देशों में जो गैर व्यावसायिक जोखिम है इसमें निवेश के प्रति जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पूरक के रूप में कार्य करती है। ICSID यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट विवाद निपटान केंद्र, यह स्वायत्त संस्थान है। इसे जो कन्वेंशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स एंड नेशनल ऑफ द स्टेट, इसके तहत गठित किया गया था। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब आपको कमेंट ये करना है कि भारत इसमें से निम्न में से किन देशों का, किन जो संस्थान है जो इनका सदस्य नहीं है, कमेंट करिएगा आप लोग। ये बहुत बेसिक चीज़ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब विश्व बैंक कुछ रिपोर्ट्स अन्य जब जारी करता है, अभी ऊपर आपने पढ़ा अंकटाड कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, तो विश्व बैंक ने भी कुछ रिपोर्ट्स जारी करते हैं और ये हर साल जारी होती हैं और इन्हीं से सवाल बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में घूम फिर के। तो विश्व बैंक की जो प्रमुख रिपोर्ट्स हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कॉमोडिटी मार्केट आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इनमें से लगभग हर रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने ज़रूर पढ़ा है, ठीक है, ये बात हो गया। तो अभी एक उससे संबंधित जो रेमिटेंसेस है उससे संबंधित एक स्कीम्स है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स, LRS। तो हाल ही में क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने जो भारतीय निवासी हैं उनके द्वारा विदेशों में जो क्रेडिट कार्ड है उससे जो खर्च किए जाते हैं, जैसे जो क्रेडिट कार्ड होता है तो भारतीय जो निवासी होंगे बाहर जाएंगे तो कुछ खर्च करेंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड से जो खर्च करते हैं उसको RBI की जो LRS स्कीम से, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसमें शामिल कर लिया है, ठीक। तो जो LRS स्कीम है ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो एक वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लो 24 चल रहा है, 2024 और 25, ठीक है, 24 और 25, इसमें कितना खर्च करना है हमें जो है ये $2,50,000 तक जो है ये विप्रेषण करने की, यानी विदेशों में पैसा भेजने की अनुमति होती है LRS स्कीम के तहत, ठीक, ये बात है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि LRS स्कीम जो है ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो LRS स्कीम की जो योजना 2004 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य एकमात्र चीज़ें यही था कि जो विदेशी जो मुद्रा है उसके विनियमन को उदार बनाया जाए और विदेशों में जो भारतीय निवासी हैं उनको धन का सुचारू ट्रांसफ़र हो सके, वो सुविधा दी जाए। तो इसी के लिए जो है LRS स्कीम 2004 में शुरू की गई। उपयोग करती क्या है कि जो LRS के तहत जो सभी निवासी व्यक्ति होते हैं उनको अनुमति प्राप्त किसी भी जो चालू या पूंजी खाता होता है इसमें $2.5 लाख का जो है रेमिटेंसेस की यानी विप्रेषण की जो है ये अनुमति होती है, ठीक। अब इससे ऊपर अगर कोई भी पैसा भेजना होगा तो RBI की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फंड्स और अन्य ट्रस्ट हैं इनके लिए नहीं होता है। और विप्रेषण जो होता है वो किसी भी जो है मुक्त जो है परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है, ये भी बात यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक। तो एक प्रोविसेस और परमिसेबल रेमिटेंसेस, एक होता है कि प्रोविट जिसमें कौन से रेमिटेंसेस पे प्रतिबंध लगाया गया है और किस पे जो है वो परमिसेबल है, जो परमिटेड किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रतिबंधित वो है कि जो है फेम जो नियम्स हैं उसके तहत जो है अनुसूचित 2 है उसके तहत जो भी भेजा जाएगा रेमिटेंस उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरे देशों का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें व्यापार के उद्देश्य से जो विप्रेषण दिया जाएगा वो बंद किया जाएगा। अच्छा, जिसको गैर सहयोगी देश घोषित कर दिया गया है FATF ने, वहाँ पे पूंजी खाता विप्रेषण प्रतिबंध किया गया है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है या दे रहा है जो व्यक्ति या संस्था है उसको विप्रेषण फंड जो रोका गया है। और विदेशी मुद्रा में किसी अन्य निवासी को उपहार देने के लिए विप्रेषण पे प्रतिबंध लगाया गया है। कौन सा स्वीकार है, तो आप समझो कि नेपाल भूटान को छोड़कर किसी और देश की निजी यात्रा के लिए विप्रेषण पे कोई प्रतिबंध नहीं है। उपहार दान के लिए विप्रेषण पे प्रतिबंध नहीं है। रोजगार के लिए कोई विदेश जा रहा है तो इस स्थिति में विप्रेषण पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी तरह से कोई प्रवासी के तौर पर विदेश जाता है तो वहाँ भी प्रतिबंध नहीं है। कोई सगे संबंधी है उनके भरण पोषण के लिए विदेश में दे रहा है, वो पैसा भेज रहा हो, विप्रेषण पे कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यवसाय, कॉलेज, कॉन्फ्रेंस या किसी इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेशों में पढ़ाई के लिए खर्च है कर रहा है विप्रेषण पे, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है।
अब आता है कि जो ये योजना शामिल की गई है कि जो भारतीय निवासी क्रेडिट कार्ड से जो खर्च करेंगे उनको LRS स्कीम में जो अगर रख दिया गया है तो वो $2.5 लाख तक विप्रेषण भेज सकते हैं। ये स्थितियां हैं। तो वर्तमान स्थिति की अब तक क्या कहा था कि जो भारतीय द्वारा विदेशों में जो क्रेडिट कार्ड उपयोग था उसको इस सीमा से बाहर रखा गया था विप्रेषण वाली, ठीक, छूट मिली हुई थी। लेकिन जो है अभी क्या था कि डेबिट कार्ड से लेन देन को पहले ही शामिल किया जा चुका है, डेबिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड को अब शामिल किया गया है। तो पहले डेबिट कार्ड को शामिल किया गया था लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्च करना था उसको पहले नहीं था, अब उसको कर लिया गया है LRS स्कीम में। यानी अब क्रेडिट कार्ड से भी मात्र आप जो है $2.5 लाख के ही एक वित्तीय वर्ष में रिमिटेंसेस भेज सकते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब एक बात ध्यान देना कि फेमा के तहत जो है वो भारत जो सभी जो निवासी भारतीय हैं किसी भी जो चालू खाता है उसके लेन देन के लिए हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। ये भी आपको इसमें ध्यान देना है। लेकिन ये जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं इस पे अब इसमें कौन होंगे, इस तरह से अगर लगाया गया है क्रेडिट कार्ड का तो इसमें जो अधिक धनाढ़ वाले व्यक्ति होंगे जो खूब जाकर खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो विदेश यात्रा के दौरान उनके खर्च प्रभावित होंगे इससे। अच्छा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS किस पे लागू होता है? TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स, स्रोत पे जो एकत्रित जो कर है उस पर किस पे लागू होता है? तो एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है, वो ध्यान देना है। TCS जो क्या करता है कि विक्रेता द्वारा जो चयनित वस्तु होंगे, सेवा होंगी, उनके खरीदारों से वसूला जाएगा, ठीक है। जो विक्रेता द्वारा चयनित वस्तुएं होंगी और सेवाएं होंगी उनके खरीदारों से वसूला जाएगा, ठीक। जो विदेशी विप्रेषण है उसके लेन देन के संदर्भ में यह टैक्स लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा भेजता है। तो अभी जो केंद्रीय बजट 2023-24 था इसमें शिक्षा और चिकित्सा उपकरण हेतु 7 लाख से अधिक जो विदेशी विपणन था उस पर 5% TCS को लागू करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक। ये भी ध्यान देना है। अब प्रस्ताव जो किया गया था बस इसको छोड़ देना है, बाकी चीज़ें इसको उसमें ज़्यादा डिटेल में जाइए, उससे आपके काम की नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ CRA पे। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज है ना, इसने भारत की जो है वो रेटिंग क्या पुष्टि की है? Baa3 रेटिंग पुष्टि की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर स्थिर दृष्टिकोण को बनाए रखा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं मंथली मैगजीन में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके बारे में, ठीक है। तो सिंबल हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि आप समझो कि रेटिंग सिंबल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो AA सिंबल होता है उसके मामले में है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रही है, ठीक। AA यानी कि हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है। A में एडवोकेट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है। BBB में मॉडरेट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है। BB है यानी मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होने का यहाँ पे खतरा है। B में यानी कि हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है। C में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का सबसे अधिक खतरा है। और D में कि मतलब जल्दी डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा, ये बात है यहाँ पे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती क्या हैं? तो समझो कि जो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सॉवरेन या जो रेटिंग्स होंगी, सॉवरेन रेटिंग्स के जरिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी देश में निवेश जब करेंगे तो निवेश में करेंगे तो बताएंगे ना, सोचेंगे कि हमारा जो पैसा जहाँ मैं लगा रहा हूँ क्या वो सेफ़ है, क्या वहाँ से रिटर्न मुझे मिलेंगे, क्या वो ऋण जो है वो चुका पाएगा। तो इसके पैमाने के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जो रेटिंग होती है उसको वो माना जाता है, ठीक है। तो जो रेटिंग एजेंसियां जो रेटिंग डालती हैं उससे क्या होता है कि 66 ट्रिलियन डॉलर से जो अधिक जो हमारा ऋण है, संप्रभु ऋण है, उस पर असर पड़ता है। और ये क्या करती हैं कि जो ग्लोबल जो कैपिटल है, वैश्विक पूंजी है, उसके गेट कीपर के रूप में ये रेटिंग एजेंसियां कार्य करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि निवेशकों को जो है ये अधिक तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। संस्थाएं समय पर भुगतान करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। ऋण लेने के लिए और डिफ़ॉल्ट लेने के लिए इसकी संभावना जो होती है दर्शाता है कि कितना आपको ऋण देना है, लेना है या डिफ़ॉल्ट है, क्या स्थितियां हैं, ठीक है। और जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं उसको बॉन्ड बेचने में ये राज्यों को सक्षम बनाती हैं, राष्ट्रों को सक्षम बनाती हैं, ठीक। तो वर्तमान में जो 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच, भारत को जो है इन्वेस्ट ग्रेड की जो है रेटिंग दी हुई है, ठीक। अभी आप समझो कि किसी भी सरकार का जो है ये देखा था कि ऋण चुका सकता है। मान लो किसी सरकार को ऋण दिया गया, क्या वो ऋण चुका सकता है कि नहीं, इस पर जो है कई सारे मानदंड होंगे। जैसे कि एक होगा राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू क्या है, श्रम कानून क्या है, संप्रभु जोखिम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाती हैं कि उसका ऋण कितना अधिक हमारा सुरक्षित है और ये चुकता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक।
तो भारत में भी रेटिंग एजेंसियां होंगी जो वैश्विक स्तर पे हैं। तो भारत में जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो सेबी का जो है विनियमन उसके तहत जो उसको रेगुलेट करते हैं। तो क्रिसिल है, केयर लिमिटेड है, आईसीआरए है, जो भी अन्य विसारे हैं, तो ये क्या करती हैं कि निष्पक्ष राय देती हैं, जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जो बाजार भागीदारों को सशक्त बनाती हैं, वित्तीय बाजार का विकास और उसे कुशल बनाने में मदद भी करती हैं, और कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता मूल्यांकन का आकलन भी करती हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। अब 9वां आर्टिकल आता है आईएमएफ के कोटे में वृद्धि, इंक्रीज इन द आईएमएफ कोटा। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है आईएमएफ कोटा के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और जरूरी भी है ये। ठीक, तो आईएमएफ का जो कार्यकारी बोर्ड है इसने इसके सदस्य देशों ने कोटा में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है आईएमएफ कोटे में। ठीक, तो जो कार्यकारी सदस्य हैं उनके कोटे में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है, जो मौजूदा कोटे में अनुपात से ये होगी, ये वृद्धि होगी 50% अधिक। ठीक है, अब जो मंजूरी दी गई है तो इस पर क्या होगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और इस पर मतदान किया जाएगा। ठीक, तो कोटा क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं आईएमएफ का, फिर इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे ये देखते हैं, इसका महत्व क्या है। तो आईएमएफ में कोटा क्या है कि इसका जो है एक फाइनेंशियल और गवर्नेंस वाला एक स्ट्रक्चर जो उसका भाग है। ठीक, जैसे इसमें कोटे को एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में, एसडीआर के रूप में दर्शाते हैं। ये यूनिट ऑफ अकाउंट है कि इसका आईएमएफ का एक मुद्रा के यानी एक यूनिट ऑफ अकाउंट या मुद्रा के रूप में भी इसको मापते हैं। एसडीआर भारत कितना है इसको आप जानते ही होंगे, अनेक देशों का कितना है आईएमएफ में, इसी के आधार पे जो है उसको मिलता है, फंड मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो आप समझो कि एसडीआर से मालूम चलता है यानी कोटे से मालूम चलता है कि आप कोटा से मालूम चला कि कोई देश ने आईएमएफ के कितने संसाधन में योगदान दिया, आईएमएफ में उसका कितना योगदान है, इसका जितना कोटा होगा उतना उसका योगदान होगा, ये चीज़ मालूम चलती है। और उसी के आधार पर जो है उसको मतदान शक्ति भी मिलती है, उसी कोटे के आधार पर जितना योगदान होगा, यानी जो सबसे अधिक योगदान करेगा आईएमएफ में उसका कोटा भी उतना ही अधिक होगा, उतना अधिक उसका मतदान करने की जो अनुमति भी होगी, और जो है उसका ये मालूम चलेगा कि उसने कितना योगदान दिया है। ठीक, तो जो सदस्य होते हैं उन्हें कोटे पे जो है प्रति एसडीआर 1 लाख पे 1 वोट और 1 मूल्य मिलता है, सबके लिए समान होता है। और इसी से तय होता है कि कितना ऋण मिलेगा आपको, जितना योगदान रहेगा, जितना आपका कोटा रहेगा, जितना आपके मतदान के मूल्य रहेंगे, जितने आपकी जो है स्थितियाँ रहेंगी, उसी के हिसाब से जो है इसका आपको कितना ऋण मिलेगा ये तय होता है। ठीक, आवंटन, ये एसडीआर का आवंटन समान आवंटन निर्धारित होता है। तो भारत तो क्या है कि 2.63 मतदान अधिकार है और एसडीआर का कोटा है 2.75। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। तो आईएमएफ है, तो आईएमएफ को पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आईएमएफ जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में आता है। और इसमें विश्व बैंक में शामिल होने के लिए जो योग्य देश हैं उनके देशों को जो है पहले आईएमएफ में शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया है कि विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए पहले देश को जो है आईएमएफ में शामिल होगा, तब वो जाकर विश्व बैंक में शामिल होगा। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। 3 इसके महत्वपूर्ण मिशन है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करें जो कि समृद्धि को नुकसान पहुँचा रही हैं। भारत सहित 190 देश यानी 191 देश इसके सदस्य हैं। और ये प्रमुख रिपोर्ट जो जारी करता है वो 2 रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कोटे पे। तो कोटा में देख लिया, तो कोटे की जब बढ़ोतरी की बात की गई है कि कोटे में सदस्य देशों की बढ़ोतरी की बात की जाएगी, तो इस कोटे का इसका महत्व क्या होगा कि जो आईएमएफ का जो अस्थायी संसाधन उसको बढ़ाया जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता बढ़ाए रखने में मदद मिलेगी, और ऋण के माध्यम से जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं उस पर निर्भरता भी कम होगी। ठीक, वर्तमान में क्या है कि आईएमएफ जो है बायलैटरल बोरो अरेंजमेंट निर्भर है, यानी कि बायलैटरल बोरो अरेंजमेंट क्या है, जो देश होंगे और आईएमएफ होगा, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय रूप से जो है यहाँ पे इनका ऋण का जो है कार्य, मतलब ऋण की बात की जाएगी और लोन लिया जाएगा। इसके एक बोरोअर होंगे और सिंगल लेंडर होगा। ये क्या होते हैं? बायलैटरल लोन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो बायलैटरल बोरो अरेंजमेंट है इस पर निर्भर है आईएमएफ। तो इसको क्या किया जाएगा? न्यू अरेंजमेंट बोरो के नाम से एक जो है यहाँ पे एक संकटकालीन जो है एक ऋण की निधि बनाई जाएगी, जो क्या करेगा अपने संसाधनों का 60% हिस्सा यहाँ पे आईएमएफ रखेगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पे की जाएगी और इसका महत्व भी हो जाएगा, बढ़ेगा। और आईएमएफ कोटे के बारे में जानिए, तो आईएमएफ कोटा आपको बारे में बता ही दिया मैंने। ये क्या है? फाइनेंशियल और जो इसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर का एक भाग है, जो कि आप कितना हिस्सेदारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका वोटिंग राइट्स और आपके जो है आपको कितना ऋण मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तय होती हैं। ठीक,
तो ये चीज़ें हैं। अब IMF में कोटा फार्मूला ये कि आर्थिक परिवर्तन 15%, मुद्रा भंडार 5%, GDP आपका 50% और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुलापन, इतने इसी के आधार पर जो IMF का कोटा का फार्मूला है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके इतने क्राइटेरिया होते हैं, इसी के आधार पर आपका जो है ये अंक मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो भारत का कोटा कितना है? तो भारत का कोटा SDR कोटा 2.75 है और भारत का मतदान अधिकार कितना है? 2.63 है। ये आपको ध्यान देना है। अब इससे मान लो कि अगर कोटे में बढ़ोतरी की गई है, जो कोटा का फार्मूला है इसमें 50% की वृद्धि का प्रस्ताव जब दे दिया गया है, तो फिर क्या होगा? इससे होगा यह कि जो IMF का जो कोटा है, अब सब लोग उसमें वित्तीय और जो शासी संरचना उसमें सुधार होगा। ठीक, और इसके बाद जो सदस्य देश होंगे अधिक योगदान करेंगे तो उनकी मतदान शक्ति भी वहाँ से तय हो जाएगी और अधिक बढ़ेगी, यानी उसका नियंत्रण सदस्य देशों का बढ़ेगा, सुधार आएगा। ठीक, इसी के साथ क्या होगा कि वो जो IMF से ऋण प्राप्त करने की जो मात्रा है वो भी बढ़ेंगी और मतदान अधिकार और कोटा तो मान लीजिए बढ़ ही रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जरूर IMF में सुधार के लिए मंजूरी दी गई है, कोटे में वृद्धि के लिए, ये बेहतरीन कदम है और ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है कि चीज़ें गलत ना हो। तो ये आपका PT 365 का यूनिट खत्म होने के साथ सारा जो है ये सेक्शन कंप्लीट हो गया PT 365 का। अब जो है आपको कल से इन्वायरमेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इन्वायरमेंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे और साइंस एंड टेक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।